roll. हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आपको कहा जाता है खुशामदीद हमारे प्यारे चैनल मैथ फ्रेंड पे। तो ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 7.16। इसमें हमने क्या करना है जी, हमने फाइंड आउट करने हैं वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर। ठीक है, वीसीटी हमने फाइंड आउट करना है, उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो बाय यूजिंग सेकंड स्टेप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्निक को हमने फॉलो करना है। और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है जी, आपने वो वीडियो देख लेनी है जो मैथ फ्रेंड्स थ्योरी की वीडियो है, क्योंकि उसमें हमने स्टेप्स को जनरेट किया है कि जिनको आप फॉलो करके इजीली इन जैसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो वीर, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है सर? तो सबसे पहला स्टेप आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारा क्या होता है, टाइम को जीरो माइनस पे ले जाके कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस उनके वोल्टेज, कैपेसिटर के क्रॉस उसके वोल्टेज, जबकि इंडक्टर के क्रॉस उसकी करंट फाइंड आउट करना। बिकॉज जीरो माइनस जब मतलब कि कैपेसिटर या इंडक्टर आप लगाते हो इलेक्ट्रिक फैंस में, तो आपको पता होता है कि उसके अंदर पहले से भी कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर होता है। जब आप मतलब स्विच ऑन करते हो, मतलब कि वापटा की जानिब से जो आपको बिजली दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, वो जब सप्लाई देते हो तो वो फिर मतलब कि मजीद चार्ज होकर वर्क करता है। तो वो ही चीज़ है यहाँ पे, ये कैपेसिटर वही कैपेसिटर है। इंडक्टर तो मोटर्स में इस्तेमाल होता है, तो वो एक अलग बात है। तो हम क्या करेंगे जी, टाइम को जीरो माइनस पे ले जाएंगे और इसकी शेप मैं फिर से ड्रा करूंगा। ये ट्रिगर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और ये ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। बिकॉज जब एक कैपेसिटर में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होती तो वो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करता है, जबकि इंडक्टर शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है। तो मैं अभी इसे ड्रा करता हूँ और फिर आपसे बात करते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने सर्किट ड्रा कर दिया है फॉर टाइम जीरो माइनस के लिए। तो मैंने कैपेसिटर को ओपन छोड़ दिया क्योंकि उसमें अभी चार्ज स्टोर नहीं है, हम ये कंसीडर करते हैं। तो इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, उसमें एक करंट फ्लो करवा दिया। डाउनवर्ड हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, इस वजह से करंट हमेशा डाउनवर्ड होती है। तो अब हमने इसको करंट को फाइंड आउट करना है और इस वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। वोल्टेज की तो बाद में बात करते हैं। देखें स्टूडेंट, एक चीज़ पे आपने गौर करना है, इस सर्किट में करंट फ्लो कर पा रही है, लेकिन यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगी बिकॉज ये आगे से ओपन है। ओपन होने की वजह से जब यहाँ से मतलब कि इस सप्लाई से करंट निकलेगी तो करंट को आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो सारी की सारी करंट इसी लूप में फ्लो करती रहेगी। मतलब ये क्या है जी, ये जो IL जीरो माइनस हमें नजर आ रही है, ये टोटल करंट है, मतलब कि ये एक सिंगल लूप है। तो हम क्या करेंगे, IL जीरो माइनस को कैलकुलेट करने के लिए सप्लाइड वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे टोटल रेजिस्टेंस के साथ, जितनी रेजिस्टेंस इस करंट के रास्ते में आई है। देखें अपनी डायरेक्शन के मुताबिक करंट इसमें से निकली हुई है और यहाँ से घूम आके वापस जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास IL जीरो माइनस का जो फार्मूला होगा वो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वो बराबर होगा जी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो देखें टोटल वोल्टेज कितने हैं, 12, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी। आप देखें ये दोनों रेजिस्टर जो है इनमें बस एक टर्मिनल कॉमन है, चाहे वो अपर हो या लोअर हो। अपर टर्मिनल वैसे दोनों में कॉमन है, तो अपर टर्मिनल कॉमन है, जबकि दूसरा टर्मिनल इन दोनों का डिफरेंट जगह पे लगा हुआ है। मतलब उस दोनों के दरमियान में एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है, तो ये दोनों सीरीज में है। अगर अपर और लोअर दोनों टर्मिनल कॉमन होते तो ये पैरेलल में होते, सीरीज में है, तो इस वजह से क्या होगा जी, नीचे साम आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस आएगी 5+1। तो ये कितनी करंट आ रही है जी, हमारे पास करंट आ रही है 2 एम्पेयर। तो करंट तो जी हमें फाइंड आउट हो चुकी है। अब VC जीरो माइनस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा इस पोल के अंदर, ठीक है, मतलब कि इस लूप के अंदर। तो आप VC जीरो माइनस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। VC जीरो माइनस को कैलकुलेट करने के लिए मैं डायरेक्ट इक्वेशन तो लिख सकता हूँ स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे KVL लगेगा। KVL का एक मतलब कि होता है कंसेप्ट अब्जॉर्ब और सप्लाई का। मैंने शुरू से आपको उस तरह से नहीं पढ़ाया, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक वीडियो में बच्चों को इस तरह से बताता हूँ कि वो कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, चाहे यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता, आपने अपने माइंड के अंदर यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक करंट को फ्लो करवा देना है, बस इतनी सी बात है। देखें मैं यहाँ पे अपने माइंड, ये मेरा माइंड है, ठीक है, ये मेरा माइंड है, माइंड की करंट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइंड करंट, यानी कि ये मेरे माइंड के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। मैं अपने माइंड के अंदर सोच के ये इक्वेशन लिखने लगा हूँ। ये चीज़ समझिएगा इस फिक्रे को, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। अब देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने चलाई, देखें यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, करंट इसके माइनस के पोल में एंटर कर रही है अकॉर्डिंग टू माई माइंड, मेरे जहन के मुताबिक। तो -12 आ गया, ठीक है। आगे जब 5 ओम में से करंट गुजरेगी तो मुझे इसके KVL के मुताबिक इसके वोल्टेज लिखने पड़ेंगे। तो वोल्टेज इसके कैसे लिखूंगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इसकी रेजिस्टेंस तो 5 है, यानी कि +5 इंटू रेजिस्टेंस तो हो गई करंट। करंट क्या है, करंट इसमें IL जीरो माइनस आप जानते हैं सारे इसमें घूम रही है, तो इसको IL जीरो माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं।
तो मुझे इसके वोल्टेज मिल जाएंगे। आगे देखें स्टूडेंट, जो ही मैं आगे बढ़ूंगा तो ये इसके नेगेटिव पोल में मेरे करंट एंटर करेगी, तो ये आ जाएगा माइनस Vc0 माइनस। समझ रहे हैं ना इस बात को। और आगे जाके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी तो ये लिखा जाएगा +24 = 0। अब स्टूडेंट मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, आप अपनी बुक्स पे जाके या कहीं पे भी चेक वगैरह जैसी कंपनीज या वेबसाइट्स जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे गारंटी से कह सकता हूँ, वहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लिखी होगी, कोई नहीं बताएगा ये इक्वेशन कैसे डेवलप होती है। तो यही चीज़ आपको मैथ ब्रांड की फैसिलिटी देती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने, ताकि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने में कोई मसला ना हो, आपको एक एक चीज़ का पता हो। तो अब हमने मालूम क्या करना था जी Vc0 माइनस को। ये तो वैसे ही यहाँ पे माइनस से दूसरी जानिब जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये दूसरी जानिब जाके प्लस हो गए। अब देखें -12 + 24, 12 रह गया। 12 + 5 × IL0 माइनस, ये हमने अभी अभी वैल्यू निकाली है। देखिए 5 × 2 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस हो गया, तो 22 वोल्ट आ गई वैल्यू इसकी। अब जी हमारा सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं जी, मतलब कि टाइम को अब हम 0+ पे ले जाएंगे। एट t = 0+, ये बता रहा मुझे t जब 0+ पे हुआ तो ये ट्रिगर ओपन हो गया, मतलब कि ये स्विच ओपन हो गया। ये जब ये स्विच ओपन हो जाएगा तो ये मतलब कि दोनों साइड से ओपन होने की वजह से इस वायर में, पूरी वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस वायर का वजूद ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये वायर हो या ना हो, इसके होने या ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं ये साइडों वाली सारी सर्किट को ड्रा करूँगा। अभी मैं इसका सर्किट ड्रा करता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। t = 0+, ये मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूँ। यहीं पे जी हम छोटा सा सर्किट ड्रा करते हैं इसका। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैंने इस सर्किट को ड्रा कर दिया है, आपके सामने ही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक चैलेंजिंग पॉइंट आता है, यहाँ पे बच्चे इस सर्किट को समझ नहीं पाते, बिकॉज यहाँ पे वो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ले लोगे लेकिन वो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। बिकॉज ये हमारे पास एक लूप है, हमने VCT मालूम करना है मेन, तो हम KVL के मुताबिक तो इक्वेशन लिखेंगे लेकिन वो करंट की फॉर्म में लिखी जाएगी। तो उससे भी मैं निपटने का आपको रास्ता बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे करंट ले लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसकी क्या वजह है मैं आपको बताता हूँ। ये हमने एक करंट ले ली I1 के नाम से, ठीक है, लूप क्रिएट हो गया, बिकॉज ये पूरा लूप है। तो मैंने इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही क्यों रखी? यही क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि सर तो कहते हैं कि हम हमेशा क्लॉकवाइज चलें, यहाँ पे सर क्यों एंटी क्लॉकवाइज हमें चलवा रहे हैं? तो उसकी दो वजूहात हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली, यहाँ पे जो सप्लाई का सोर्स लगा हुआ है, करंट हमेशा आपको मैंने बताया था एक सोर्स लगा होगा आपके सर्किट में जो सप्लाई दे रहा होगा, जिसमें से करंट निकल रही होगी। तो करंट हमेशा पॉजिटिव पोल में से निकलती है और नेगेटिव पोल में एंटर करती है। तो यहाँ पे क्या है जी, देखें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही यहाँ पे ये साबित कर रही है कि ये पॉजिटिव पोल में से निकल रही है और नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, ठीक है। अगर मैं लेता तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो सबके साइन उलट हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास सर्किट उलट है। यानी कि कह लें, मैं आपको समझाता हूँ, जो हम सर्किट पहले हल करते थे ना, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए ही बना हुआ होता था, ठीक है। समझ रहे हैं ना, इस बात को समझें। लेकिन ये जो हमारे पास सर्किट यहाँ पे बना है ना, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए बना। मतलब उसने क्या किया जी, पूरे का पूरा सर्किट ऐसे उल्टा के हमें दे दिया, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है, इस वजह से हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना पड़ा है। समझ रहे हैं ना। अगर आप इसको याद रखना चाहें तो इस तरह से याद रख सकते हैं। 24 वोल्ट की जो बैटरी लगी हुई है, वहाँ पे पॉजिटिव पोल में से हमेशा करंट निकलती है और नेगेटिव में एंटर करते हैं, उसके मुताबिक करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी इक्वेशन लिखूं तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह उसके लिए भी आपको मैं यहाँ पे चले मैं कोशिश करता हूँ क्लॉकवाइज के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करता हूँ इसमें। तो स्टूडेंट पहले आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में केवीएल लगता देखेंगे, फिर मैं आपको क्लॉकवाइज में लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। मैं पहले इनके मतलब के इर्द गिर्द जो वोल्टेज क्रिएट होते हैं उनकी आपको बता देता हूँ क्या डायरेक्शन होगी। देखें जिस तरह से ये वोल्टेज क्रिएट हुए हैं, यहाँ पे भी इसी तरह से होंगे, यानी कि प्लस का साइन पहले फिर माइनस का साइन, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को। तो इनको हम V1 ओहम का नाम देते थे, यानी कि 1 ओहम रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही सीन होगा, पहले प्लस का साइन फिर माइनस का साइन, और ये वोल्टेज VL के नाम से चले देते हैं, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज क्रिएट हो रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास पॉजिटिव साइन सबका पहले आ रहा है, बिकॉज
जो मतलब कि देखें करंट अगर पॉजिटिव किसी मतलब कि चीज़ में पॉजिटिव पोल में एंटर करती है ना, तो वहाँ पे वो वोल्टेज एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, और जहाँ पे करंट नेगेटिव पोल में एंटर करती है वहाँ से सप्लाई हो रही होती है। देखें I1 जब यहाँ से निकलती गुजरती है तो यहाँ पे नेगेटिव पोल में एंटर करती है, ये सप्लाई दे रहा होता है। यही चीज़ है जो आपने यहाँ पे समझनी थी। तो अभी हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखें एक कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट गुजर रही है उसकी डायरेक्शन और जो इंडक्टर के क्रॉस है करंट उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, मतलब कि दोनों के पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है। तो इसका मतलब हमारे पास I1 बराबर है IC के, यानी कि कैपेसिटर की करंट के। ठीक है, तो ये हमारे पास आप जानते हैं कैपेसिटर की करंट का क्या फार्मूला होता है, कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। ये चीज़ आप जानते हैं सब। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि I1 जो करंट है वो ICT की जो करंट है, मतलब कि कैपेसिटर की करंट है, दोनों आपस में सेम है, क्योंकि ये ना तो एक्शन रिएक्शन वाला सीन है। देखें स्टूडेंट, न्यूटन का यहाँ पे ना तो थर्ड लॉ लग रहा है कि ये नेगेटिव पोल में एंटर करती, तो हम ये कहते हैं कि जो मतलब कि कैपेसिटर में करंट फ्लो कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दोनों का करंट देखें सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो मतलब कि मैं आपको बताऊंगा ये मैंने क्यों इक्वेशन यहाँ पे मैंशन किया। अभी हम KVL लगाते हैं, चलें आए KVL लगाते हैं। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर की। ठीक है, तो हमारे पास आ गया -24। जब हम आगे बढ़े तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई, तो ये आ गया प्लस VCT। आपने वोल्टेज लिखने हैं कैपेसिटर के क्रॉस, आपने यहाँ पे क्या क्या नहीं लिखना जी, यहाँ पे आपने कैपेसिटर के क्रॉस इसके करंट का फार्मूला नहीं लिखना। करंट का आप फार्मूला लिखेंगे तो वो हमारे पास दूसरी ही लैंग्वेज में चला जाएगा। बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप कैपेसिटर के वोल्टेज, मतलब आप जानते हैं KVL लिख रहे हैं, हमें वोल्टेज ही लिखने होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर के वोल्टेज निकालता तो देखें इसकी इंटीग्रेशन बन जाती, लेकिन वो हमें एक चैलेंजिंग पॉइंट बनाता। आप इसके डायरेक्ट वोल्टेज ही लिखें। ठीक है, मैंने ये मेंशन किया था पॉइंट। आगे देखें, जो ही हम 1 ओम रजिस्टर में से गुजरेंगे तो इसके मतलब हमारे पास क्या बनेंगे, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास इसका फार्मूला आएगा रेजिस्टेंस इनटू करंट, करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR। तो I1 इनटू R जो कि 1 है। ठीक है, ये करंट इनटू रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद एक इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो हमारे पास बराबर होते हैं इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। ये हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला होता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये I आप इसे लिख सकते हैं या I1T लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं I1T कर देता हूँ। हम इस करंट को I1T लिख देते हैं, बिकॉज आप जानते हैं हम टाइम के लिहाज से चल रहे हैं तो हमें टाइम मेंशन करना चाहिए। अब देखें स्टूडेंट, अब ज़रा ध्यान से देखें वो फार्मूला लिखने का क्या मतलब कि मेरा माइंड था, मैं आपको बताता हूँ। हमें चाहिए वोल्टेज की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज अगर हम वोल्टेज की सेकंड ऑर्डर नहीं बनाएंगे तो हमें उससे हमारा करंट को फाइंड आउट करने हम बैठ जाएंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास करंट की इक्वेशन बन रही है KVL के थ्रू, मतलब कि देखें ना हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में करंट की इक्वेशन बन रही है, लेकिन हम वोल्टेज निकालना चाहते हैं। तो मैं इसी करंट को वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ। देखें, अब यहाँ पे हमने देखा कि I1T ही बराबर है I के, यानी कि कैपेसिटर की करंट के। तो कैपेसिटर की करंट बराबर होती है C इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे करंट की जगह पुट कर देंगे जहां जहां करंट है। देखें 24 तो उठ के दूसरी जानिब चला गया, तो ये रह गया VCT प्लस I1T की जगह क्या पुट हो गया जी, ये फार्मूला C इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। उसके बाद देखें L इंटू डेरिवेटिव ऑफ I फिर से आ गया I1T, तो ये उसकी जगह फिर से पुट हो जाएगा। C हमारा पीछे चला जाएगा। ठीक है, ये वाला C और D से मल्टीप्लाई होकर इसको D स्क्वायर कर देगा, इसको DT स्क्वायर कर देगा और VCT बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट 0 नहीं है, प्लस 24 हो जाएगा। 24 भी हमने यहाँ से उधर ले गए हैं। तो देखें स्टूडेंट, इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ है। ये थोड़ा क्वेश्चन है इस तरह का कि माइंड थोड़ा होता है, मतलब कि घूमता है, लेकिन आपने इसको समझना है। ये थोड़ा कह लें कि इम्पॉर्टेंट भी है। तो इससे क्या हमें मतलब कि बेनिफिट हुआ, इससे ये हुआ, देखें करंट की सारी इक्वेशन हमारी वोल्टेज की इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। वहां पे दो वेरिएबल्स थे, एक करंट था दूसरा वोल्टेज था, यहाँ पे सारे के सारे ही वोल्टेज हैं। तो ये बेनिफिट हुआ है हमें। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हमें ये वाली वैल्यूज चाहिए D स्क्वायर वाली, तो LC की वैल्यू
तो L और C की क्या वैल्यू है स्टूडेंट? हमारे पास L की वैल्यू है 0.25 और C की वैल्यू है 0.8। इन दोनों को मल्टीप्लाई देके देखें क्या बनता है। हाय हमारा कैलकुलेटर बंद पड़ा हुआ है तो इसको ऑन ही कर लें। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.8, देखें मैं किसको मल्टीप्लाई दे रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई दे रहा हूँ, तो ये आ रहा है 0.2 साथ में ये वैसे का वैसे ही आ गया, डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर साथ में VCT। ठीक है जी। उसके बाद प्लस C था, C की क्या वैल्यू थी 0.8, तो ये एज इट एज रह गया और ये वाला VCT इधर आ गया प्लस VCT। देखें इक्वेशन का तवाजुन बन गया ना कि जहां जहां वेरिएबल्स होने चाहिए हमने वहां वहां क्रिएट कर दिए हैं। अब आप जानते हैं कि हमेशा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वोशिएंट के साथ 1 मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे 0.2 है तो हम पूरी इक्वेशन को 0.2 से डिवाइड करवा देंगे, यहाँ पे सिर्फ ये रह जाएगा बिकॉज हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ पे 1 होता है उसमें। तो जब 0.8 को 0.2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा और यहाँ पे जब 1 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और 24 को देखते हैं डिवाइड करके हम 0.2 से, तो ये 120 आ रहा है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक और चीज़ है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, वो ये है कि यहाँ पे 2 सॉल्यूशन बन रहे हैं, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन एक कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके इस साइड पे हमेशा 0 होता था, यानी कि हमारी राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू की 0 होता था। तो जब 0 नहीं आता तो हम पार्टिकुलर 2 सॉल्यूशन क्रिएट कर लेते हैं। हम लिखते हैं पहले फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास मतलब 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो बाद में हम ये कह लें ये इसी तरह से है जैसे हम मतलब कि हाँ जी। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं जैसे कि सुपरपोजिशन थ्योरम होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं, पहले एक सोर्स का इफेक्ट निकाल लेते हैं फिर दूसरे सोर्स का इफेक्ट निकालते हैं। यही यहाँ पे चीज़ होगी, हम पहले पार्टिकुलर सॉल्यूशन यानी 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे, पहले एक सॉल्यूशन निकालेंगे फिर दूसरा सॉल्यूशन फिर दोनों को जमा कर देंगे। ठीक है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, इस वेरिएबल को इसके इक्वल रख के VCT की यानी कि वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते होते हैं। तो 5 VCT इज इक्वल टू 120, ये हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो VCT की क्या वैल्यू आएगी 120 डिवाइडेड बाय 5 जो कि 24 ही बनता है। ठीक है जी, ये आ गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन में क्या होगा, अब स्टूडेंट पता क्या हो गया, अब हमें एक फ़ायदा हुआ है इससे, ये जो हमने अभी अभी काम किया इससे ये फ़ायदा हुआ है, हमारे पास ये प्रीवियस इक्वेशन की फॉर्म में चला गया हमारा काम, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का था। मतलब हमने जब इसका इफेक्ट निकाल लिया तो अब इसको यहाँ पे लिखने या ना लिखने से हमारा कोई मतलब के काम खराब नहीं होगा। अब हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं s के साथ। आप जानते हैं हम d ओवर dt को s से रिप्लेस करते हैं तो ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। ये चीज़ तो ख़त्म नहीं होगी लेकिन इसका हमने इफेक्ट निकाल लिया तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है, ये कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन का असूल है। तो ये आप समझ रहे होंगे कि हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए सब में कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन ही हम निकाल रहे थे। तो अब हमने क्या करना है जी, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, s स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई दें तो 4s बनता है, 2 से मल्टीप्लाई दें तो इसका मतलब हमें 2 का स्क्वायर ऐड भी करना होगा, 2 का स्क्वायर माइनस भी करवाना होगा ताकि इक्वेशन का तवाजुन कायम रहे। तो आप ये चीज़ यहाँ पे समझ रहे होंगे स्टूडेंट। देखें ये हमने क्या बनाया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल का स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने बनाने के लिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया। कई तरीके होते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट के, लेकिन हमने ये फॉलो किया है। तो हमारे पास आ गया जी s प्लस 2 होल का स्क्वायर और ये बना -4 प्लस 5, 1 रह गया, 1 दूसरी जानिब जाके -1 हो गया। अब दोनों साइड पे जब हम अंडर रूट अप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट और यहाँ पे अंडर रूट आएगा। यहाँ पे भी स्टूडेंट प्लस माइनस आता है लेकिन जब स्क्वायर के साथ ये टोटली खत्म हो जाता है ना तो फिर हम प्लस माइनस नहीं लिखते, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा s प्लस 2। तो एक दफ़ा हम लिख लेंगे प्लस अंडर रूट -1 और दूसरी दफ़ा लिख लेंगे s प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट -1। ठीक है, समझ आ रही है। और आप ये जानते हैं इन मैथमेटिक्स अंडर रूट -1 बराबर होता है हमारे पास आयोटा के, और इसको लीनियर सर्किट एनालिसिस की जुबान में j से प्रेजेंट किया जाता है आयोटा को। तो ये हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, आयोटा ही लिख गया हूँ मैं, j लिखना है, और दूसरी तरफ s इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा यानी कि -j।
तो ये हमारे पास रूट्स क्या हैं, हमने नीचे कंडीशन लिखनी है, द रूट्स आर इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स, सो द कंडीशन इज अंडर डैम्ड, मतलब कि अभी तो काम शुरू हुआ था, ये वो इक्वेशन है। तो अब हम इसकी मतलब कि मेन इक्वेशन लिखेंगे। तो मेन इक्वेशन में मैं आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। मैं चलता हूँ अब नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, वहाँ पे आपको ये सारी वैल्यूज़ बताता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट जितने हमारे पास सोल्यूशन आए थे, यानी कि कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन, मैंने दोनों को यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया है, और अब हम इनकी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो वोल्टेज की फॉर्म में थी, तो आंसर भी वोल्टेज की ही फॉर्म में आएगा। VCT इज इक्वल टू, देखें K1, ठीक है, K1 e की पावर, इसको लिखने का तरीका देखें, e की पावर -2t, यानी जो यहाँ पे वेरिएबल होता है वो t की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर प्लस j लिखा हो तो आप cos फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे अगर 1j लिखा है तो यानी 1t लिखा जाएगा, t के साथ है वो नंबर मल्टीप्लाई होगा जो j के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और इस साइड की बात करूँ फिर लिखा जाएगा K2 e की पावर, देखें फिर से -2t, और अब लिखा है माइनस, तो माइनस के लिए हम साइन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं माइनस को प्रेजेंट करने के लिए। अब जे के साथ फिर से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जे तो रिप्लेस हो जाएगा टी के साथ, और 1 उसके साथ था। अगर यहाँ पे 2j होता तो यहाँ पे 2t लिखा जाना था, ठीक है, समझ आ रही है। और ये जो तीसरा आपको प्राइमरी सोल्यूशन, आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन निकाला था ना, इसको आपने एज अ थर्ड कांस्टेंट के तौर पे प्रेजेंट करना है, K3 को भी हम रिप्लेस कर देंगे 24 के साथ। देखें VCT इज इक्वल टू K1 e की पावर -2t cos t प्लस K2 e की पावर -2t sin t प्लस 24, ठीक हो गया जी, ये बन गई इक्वेशन। अब आप जानते हैं यहाँ से मैथ ब्रांड्स की थ्योरी इस्तेमाल होगी, यानी कि हमने जो आपको स्टेप्स बताया वो फॉलो किए जाएंगे। सबसे पहला स्टेप 1, टाइम को, जो आपने इक्वेशन लाई है उसी में टाइम को 0 कर दो। तो हम यहाँ पे टाइम को 0 पुट कर देंगे, 0 - 0 0 - एक ही बात है। तो इससे क्या होगा जी, देखें cos ऑफ 0 जो होता है, cos 0 डिग्री पे जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ वहाँ 0 पुट होना है, K1, ठीक है, e की पावर 0, ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाता है, और cos 0 डिग्री पे 1 देता है, यानी ये तो बच गया, K1 तो बच गया, लेकिन K2 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन जब यहाँ पे t की जगह 0 पुट होगा, आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, साइन 0 डिग्री पे 0 वैल्यू देता है, तो ये 0 देगा, ये तो 1 देगा, ये इस तरह से आएगा K2 × 1 × 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, K1 + 24 बच जाएगा। अभी हमने पीछे निकाला था VC0-, तो वो हमारे पास कितने आए थे, 0 वोल्ट आए थे। तो ये इस तरह से आ गई हमारे पास इक्वेशन। तो K1 की क्या वैल्यू निकल आई जी, K1 आ गया हमारे पास बराबर -24 के। तो उसके बाद स्टूडेंट आप जानते हैं हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है। अब हमने सिर्फ जो काम करना है, सारा काम करना है वो K2 के लिए करना है, यानी बाकी सारे स्टेप्स K2 को फाइंड आउट करने के लिए फॉलो करने हैं। अब तो अब हमने ये करना है कि हमने इसी जो हमारे पास इक्वेशन बनी होती है, हमने सेकंड स्टेप में ये कहा था कि हमने उसी का डेरिवेटिव लेना है। तो अब इस इक्वेशन का हमने लेना है डेरिवेटिव, ठीक है, इस इक्वेशन का ले लेना डेरिवेटिव। तो देखें स्टूडेंट ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव आ जाएगा d/dt। पहले K1 होल इक्वेशन एज इट एज ही लिख देंगे, K1 e की पावर -2t, ठीक है, cos t प्लस K2 e की पावर -2t sin t प्लस 24, ठीक हो गया जी। अब ज़रा स्टूडेंट आपने गौर से यहाँ पे देखना है, जब K1 तो एक कांस्टेंट है, इसने तो पीछे आ जाना है, e की पावर -2t, ठीक है। अब इन दोनों, इनका मैं डेरिवेटिव लूँगा, पहले इन पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, e की पावर -2t पीछे हो जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा cos का। तो cos का क्या डेरिवेटिव होता है, cos का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस sin t। और उसके बाद क्या होगा जी, अब ये दोनों अपनी जगह रिप्लेस करेंगे, बिकॉज प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो cos t पीछे हट जाएगा और e की पावर -2t का आ जाएगा डेरिवेटिव। तो इसकी जो ये पहले एज इट एज लिखा जाएगा। आप जानते हैं e की पावर -2t का क्या हमारे पास डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे मैं आपको चलें करके बता भी देता हूँ, जो मैथ नहीं फॉलो करके आए। e की पावर -2t का क्या डेरिवेटिव होता है, ये होता है स्टूडेंट हमारे पास, इसकी जो पावर होती है ये पीछे आ जाता है कांस्टेंट, और ये एज इट एज लिख दिया जाता है, ये इसका डेरिवेटिव होता है। यानी ये हमारे पास लिखा जाएगा -2 e की पावर -2t और साथ में cos t एज इट एज आ जाएगा, ठीक है। ये था इसका डेरिवेटिव,
अब इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो k2 बाहर हम कॉमन ही रहने देते हैं और अंदर आएगा पहले e की पावर -2t sin t का डेरिवेटिव आएगा जो कि cos t होता है। ठीक है, cos t होता है। उसके बाद ये अपनी जगह फिर से रिप्लेस करेंगे और एज इट एज ये फिर से वैसे ही आ जाएगा, यानी कि -2e की पावर -2t और sin t। और 24 का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है जब वो अकेला हो, तो इसका 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारे इसी स्टेप में एक स्टेप छुपा हुआ है कि हमने टाइम को 0 कर देना है। टाइम जब हम 0 पे ले जाएंगे टाइम को, तो क्या होगा जी, टी जहाँ मौजूद है वहाँ 0 पुट हो जाएगा। यहाँ पे जब 0 पुट होगा टाइम की जगह, टी की जगह, तो साइन इसको क्या कर देगा, साइन इस पूरे को 0 कर देगा, बिकॉज साइन 0 डिग्री पे 0 वैल्यू देता है, तो ये पूरा 0 हो गया। और यहाँ पे जब 0 पुट होगा तो ये तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यानी ये हमें -2 निकाल के देगा। तो ये क्या बन गया जी, -2k1, क्योंकि इसमें सिर्फ -2 × 1 × 1 बचा, तो -2k1 बन गया। और इसकी बात करूं तो इसमें देखें, cos में जब 0 पुट होगा ये 1 दे देगा, और ये जब यहाँ पे 0 पुट होगा किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो ये भी 1 दे देगा। लेकिन ये जो साइन है ये इसको टोटली ओवरऑल को 0 कर देगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसमें क्या निकल रहा है, हमारे पास है 1k2 प्लस k2 सिर्फ आ रहा है। तो अब आप जानते हैं हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा जी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इस डेरिवेटिव की। तो इस डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के लिए आप सब जानते हैं हम क्या करेंगे जी। तो स्टूडेंट पहले तो काफ़ी मुश्किल होता था हमारे लिए, हमें KVL और KCL की मदद लेनी पड़ती थी। यहाँ पे हम KVL KCL से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक छोटा स्टेप भी पड़ा हुआ है। वो जो पत्ता है वो मैं आपको शो करवाने लगा हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, दिल थाम कर देखिएगा। ठीक है, तो ये वो पता है, देखें ये हमने इक्वेशन लिखी थी I1t = C × डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, I1t ही IL के बराबर थी, बिकॉज इसकी और इंडक्टर के क्रॉस जो करंट थी उसकी डायरेक्शन सेम थी। तो हम ये इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए VC0 माइनस को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ VC0 को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें मैं ये वाली इक्वेशन लूँगा, IL यानी ये है तो IC है, लेकिन स्टूडेंट ज़रा आपने गौर से देखना है। देखें यहाँ पे हमने देखा था IL जो करंट थी वो डाउनवर्ड जा रही थी, एक इंडक्टर के क्रॉस हमेशा करंट डाउनवर्ड जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो IC की भी डायरेक्शन सेम थी, IL की डायरेक्शन भी सेम थी, और हमारे लूप की डायरेक्शन भी सेम थी, यानी कि हमारे पास ये तीनों करंट्स आपस में इक्वल थी। ये IL के इक्वल भी है, तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, IL = C × डेरिवेटिव ऑफ। चलें लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। वैसे हम लूप लगा सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं वो नहीं लगाऊंगा। ILT = C × डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये 0 पे, तो मैं 1/c को उधर जाके डिवाइड करवा दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा d/dt। जितना मुश्किल है उतना आसान भी है ये स्टूडेंट। ये 1/c उधर चला गया और ऊपर रह गया ILT। अब हम टाइम को 0 पे ले जाएंगे। मैं बताता हूँ ये 0 पे लेके जाने से हमें क्या फ़ायदा होगा। 0 माइनस भी कह सकते हो, 0 भी कह सकते हो, ये टाइम आपस में इक्वली होते हैं। अब स्टूडेंट आपने मुझे बताना है कि जो माइक्रो से भी नैनो सेकंड हो वो आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वली माने जाते हैं। ठीक है, 0 और 0 माइनस कितना फ़र्क है, कुछ लम्हे का भी नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पता नहीं कितने सेकंड गुजर रहे हैं। तो 1/c, c की क्या वैल्यू थी जी, हमारे पास c की वैल्यू थी 0.8, तो ये 0.8 पुट हो गया। IL × 0 पुट होगा, तो ये हमने शुरू में ही वैल्यू निकाली थी। मैं आपको चले वो भी दिखा देता हूँ, उसका भी पत्ता शो करवा देता हूँ। देखें ये है IL0 माइनस जो हमने निकाली थी 2 एम्पेयर, तो यहाँ पे 2 पुट हो जाएगा, तो इसकी जगह 2 पुट हो जाएगा, बिकॉज हम टाइम को 0 माइनस पे ले गए हुए हैं, एक लिहाज से 0। बिकॉज देखें स्टूडेंट आपको मैं ज़रा क्लियर करवा दूँ, 0 0 माइनस 0 और 0 प्लस, ये तीनों टाइम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे जी, 2 को डिवाइड करवा देंगे 0.8 से, तो ये 2.5 दे रहा है स्टूडेंट। तो 2.5 मेरे पास वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना था, हमारा फोर्थ स्टेप, आपने इस वैल्यू को पुट कर देना था उस इक्वेशन में जो आपने क्रिएट की थी। तो इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करवा देंगे। तो देखें 2.5 पुट हो गया इस साइड पे, और उस साइड पे हमारे पास रह गया -2k1 + k2। अब हमारा जो पांचवा और छठा स्टेप होता था उसमें हम मैट्रिसेस इस्तेमाल करते थे, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हमें मैट्रिसेस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम k1 को पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। और यहाँ पे देखें सिर्फ k2 वेरिएबल है, हम k1 की अगर वैल्यू
वैल्यू पुट करते हैं तो हमें K2 भी मिल जाएगा। तो चलें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। 2.5 इज इक्वल टू -2 इंटू K1 की वैल्यू जो कि -24 आई है प्लस K2, तो ये 48 हो जाएगा प्लस 48, दूसरी जानब जाके -48, तो K2 आ जाएगा -48 प्लस 2.5, तो ये कितना बन जाएगा जी, 2 माइनस किया 46, 45.5 माइनस में, ठीक है। तो ये जी K2 की वैल्यू आ गई। देखिए सारे वेरिएबल्स फाइंड आउट हो गए हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप, यानी कि ये हमने क्या किया जी, हमने डायरेक्ट छलांग लगाई जी किस पे, स्टेप नंबर 7 पे। स्टेप नंबर 7 में हम क्या करते थे, ऑल द वैल्यूज पुट इन मेन इक्वेशन। तो मेन इक्वेशन थी हमारी VCT इज इक्वल टू K1 e की पावर -2t cos t प्लस K2 e की पावर -2t sin t प्लस K3। तो इन सब की वैल्यूज हमें मालूम है। K2 भी हमें मालूम हो चुका है, K1 अभी अभी हमने देखा -24 है, और K3 हमने शुरू में ही मालूम किया था, पार्टिकुलर सोल्यूशन थे जो कि 24 था। तो ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करनी है और आपका आंसर आ गया मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों। VCT इज इक्वल टू, देखें K1 की वैल्यू पुट की -24 e की पावर -2t cos t प्लस K2 की क्या वैल्यू है, माइनस में है ये भी, तो माइनस कर देता हूँ मैं इसको, छोटा सा माइनस लगा के इस तरह से शो करवा देता हूँ, ठीक है, -2t sin t, और लास्ट में एक ही नंबर पॉजिटिव है +24, और होल को आपने इस तरह से वोल्ट लिखना है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मैंने आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझाई है उसको ज़रा 2 से 3 दफ़ा देखिएगा उस पॉइंट को, ताकि आपको मतलब कि जहन में आपके बैठ जाए वो बात। तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा ताकि हमें कुछ मालूम हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जान को खतरा है। हाँ जी, तो स्टूडेंट मैंने आंसर मैच किया, थोड़ा सा हमसे गलत हो गया, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मुझसे। तो VC0 हमने जो फाइंड आउट किए थे, आप जानते हैं 22 वोल्ट थे, तो मैं 0 पुट करता रहा हूँ, तो उससे थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन मैं वो ठीक करवा देता हूँ। थोड़ी सी हमने बस चेंजिंग करनी है, हमारा आंसर कोई फ़र्क नहीं इतना खास पड़ा। देखें ये जो हमने स्टेप 1 में VC0 माइनस की जगह 0 पुट किया था, ये हमने स्टार्टिंग में क्या फाइंड आउट किया था, 22 फाइंड आउट किया था। ये देखें 22 फाइंड आउट किया था, बस ये एक वैल्यू चेंज होने की वजह से थोड़ा सा आंसर आगे पीछे हो गया। तो अभी हम इसको ठीक कर लेते हैं। देखें यहाँ पे पुट होना था 22, ठीक है, और यहाँ से K1 की क्या वैल्यू निकलनी थी, -2, बिकॉज -24 प्लस 22 होना था, विच इज़ इक्वल टू -2 आ जाना था, ठीक है। K1 की वैल्यू तो आ गई -2, ठीक है, यहाँ पे एक फ़र्क आ गया। उसके बाद K2 की वैल्यू में फ़र्क आना था, बस ये 2 चीज़ों का फ़र्क है। K1 की जगह क्या पुट होना था, K1 की जगह पुट होना था -2, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो ये हमारे पास +4 बनना था और दूसरी जानिब जाके -4 हो जाना था। तो ये हमारे पास आएगा जी, इससे फिर माजरत चाहता हूँ, ये -1.5 बनेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, -1.5 आएगी। तो ये बस इतना सा ही वैल्यू का चेंज था। यहाँ पे हमारे पास -2 आता है, ठीक है, और K2 की वैल्यू आती है -1.5, तो यहाँ पे हम -2 पुट करेंगे और यहाँ पे -1.5 पुट करेंगे, बाकी आपका आंसर एज इट एज़ है। तो ये थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, देख लें, बस ये थोड़ा सा चेंज था। तो मैं माजरत चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन मेरा काम है गलती को ठीक करवाना, ना कि बस आपको वैसे ही छोड़ देना। CID से आज तक कोई नहीं बच पाया, तो तुम क्या चीज हो।